नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं ऑडियो पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह त्योहार आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए। तो आज की कहानी शुरू कर रहे हैं हम तेरे घर तेरा। लेखिका सीमा श्रीवास्तव भाव्या, आवाज अरुण पंचारिया, ध्वनि संपादन स्वरूप हल्दर। तो आइए सुने कहानी हम तेरे घर तेरा। आज रक्षाबंधन है। हर तरफ लाउड स्पीकर पर भाई बहनों के रिश्तों पर गाने बज रहे थे। मन उदास हो उठा। उठकर मैंने खिड़की के शीशे चढ़ाकर पर्दे खींच दिए। बाहर का शोर तो कम हो गया, पर भीतर के शोर का क्या? कभी मुझे भी पूरे साल राखी के त्योहार का इंतजार रहता था। मन अतीत के गलियारे में दूर तक चला गया। मैं भैया से 3 साल छोटी थी। मैं घर में सबकी लाडली थी। पापा मुझे ज्यादा ही प्यार करते थे। मेरे और भैया के बीच ज्यादा फासला न होने से हम में लड़ाई भी खूब होती। हम साथ साथ हंसते खेलते कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। और वह दिन भी आ गया जब मैं डोली में बैठकर विदा हो गई। भैया खूब रोए थे। पहले तो मैं हमेशा उनका नाम लेती थी, पर शादी के बाद उन्हें भैया कहना शुरू कर दिया। मैं पति के साथ तो खुश थी, पर ससुराल मुझे अच्छी नहीं लगी। सभी पिछड़े विचारों के लगे थे। मैंने उनके बीच मन लगाने की कोशिश भी नहीं की। विनय ने मुझे सब कुछ दिया था जो एक पत्नी पति से चाहती है। विनय दूसरे शहर में प्राइवेट कंपनी में कार्यरत थे, इसलिए मुझे भी ज्यादा दिन ससुराल में नहीं रहना पड़ा और मैं विनय के साथ आ गई। विनय मुझ पर जान छिड़कते थे। विनय की कोशिश रहती कि मैं अपने ससुराल वालों से घुलूं मिलूं, पर मेरी सिर्फ विनय और मायके वालों में ही ज्यादा रुचि रहती। विनय के साथ मैं बहुत खुश थी। समय भाग रहा था। शादी के 3 साल बाद मैंने सुंदर से बेटे को जन्म दिया। ससुराल में सासू माँ ने खूब खुशियां मनाई, पर मुझे तो माँ और पापा ही नजर आ रहे थे। अब जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई। सासू माँ ने बुलवाया, पर मैंने मायके में रहकर आराम करना ज्यादा बेहतर समझा। माँ पापा ने एक बार समझाना चाहा, बेटा कुछ दिन के लिए चली जा ससुराल, सब कितने खुश हैं। मैं भड़क गई। मैं आप पर बोझ हूं? माँ पापा शांत हो गए। मायके में सबने मुझे और विनय को हाथों हाथ रखा। शशांक अब स्कूल जाने लगा था। इस बीच भैया की शादी तय हो गई। शादी में मेरा खूब रुतबा रहा, पर मैं नोटिस कर रही थी कि जो भैया पहले मेरे आगे पीछे घूमते थे, वे अब अपने साली सालियों के पीछे ही लगे थे। मुझे धक्का लगा था। क्या लोग सच कहते हैं, भाभी के आने से भाई बदल जाते हैं? भाई तो भाभी के आने के बाद अपने कमरे से जल्दी निकलते ही नहीं थे। ऑफिस से भी लंबी छुट्टी उन्होंने ले रखी थी। भैया को अब मेरे पास बैठने और शशांक के साथ खेलने का टाइम ही नहीं था। विनय शादी अटेंड करके चले गए थे क्योंकि उन्हें जरूरी काम था। मैंने भी कह दिया था कि अभी तो मैं भैया भाभी के साथ कुछ दिन बिताकर ही आऊंगी। फिर भाभी से यह जलन कैसी होने लगी? ऐसा क्यों लगने लगा कि घर में मेरा अब महत्व तो पहले सा नहीं रहा? भाभी ने जब पहली बार रसोई बनाई, सबने खूब नेक दिए और तारीफ की। पापा ने कहा, भाई वाह, पहली बार इतना टेस्टी खाना खाया। फिर मेरी ओर देखकर अचकचाते हुए बोले, वैसे मेरी दिया भी कम टेस्टी खाना नहीं बनाती है। पर मैं अनमनी हो उठी। भैया कितनी प्यार भरी नजरों से भाभी को निहार रहे थे। मन किया वहां से उठ जाऊं। रात में शशांक ने मामी के पास सोने की जिद की, तो मेरी भाभी कृति मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ लेकर चली ही थी कि भैया ने टोक दिया, कृति तुम कई रातों से ठीक से नहीं सोई हो। बच्चा है, तुम्हें डिस्टर्ब करेगा। सो नहीं पाओगी, सुबह कैसे उठोगी? दिया तू ही से संभाल। शशांक बुरा सा मुंह बनाकर मेरे पास आ गया। मामा कितने गंदे हैं, पापा के पास चलो। मुझे भी अच्छा नहीं लगा। क्या ये वही भैया हैं जो शशांक को जिद करके अपने पास सुलाने ले जाते थे? उस रात
मैं अपने कमरे में ना सोकर मां के कमरे में सोई। मां ने पूछा, क्या बात है, तुझे नींद नहीं आ रही? हाँ मां, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, सोच रही हूं चली जाऊं। पागल है क्या? अभी तो पग फेरे की रस्म है, अभी क्यों जाएगी? मां, मुझे लगता है भैया बदल गए हैं भाभी के आने से। पगली, ऐसा नहीं है, शादी के बाद इतना परिवर्तन तो साधारण सी बात है। नई नई आई है कृति, पति का साथ ना मिला तो कैसे रह पाएगी? हर पति का यह दायित्व है कि वह अपनी पत्नी का साथ दे। हमारा नितेश बदलने वाला नहीं, तो ये गलत सोच रही है। मां ने करवट बदली और सो गई, पर मेरी आंखों में नींद कहां। मुझे तो पूरा का पूरा मायका ही बदला हुआ नजर आ रहा था। पापा बात बात पर कृति के गुण गाते। अब तो मां ने भी उसका पक्ष लेना शुरू कर दिया। मेरी उपस्थिति तो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। मैं सब रस्मों में अब अनमनी सी भागीदारी कर रही थी। कृति के मायके से उसकी बहनें आई थीं। भैया उनकी खातिरदारी में व्यस्त रहते। दोनों खूब घूमती। कृति किचन में जाती तो मां और मौसी भी साथ में चल देती। मुझे भी बताती, आ दिया जरा हाथ मटा दे, नई बहू है, कृति उसे जरा आराम मिलना चाहिए। मैं मन मारकर चल देती। एक दो बार भैया ने पूछा भी, क्या बात है दिया, तेरी तबीयत तो ठीक है? हां, मैं ठीक हूं। मैं टाल देती। रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहता, सब व्यस्त रहते। मैं खुद को उपेक्षित समझती। कृति ने एक दो बार मुझसे मेरे ससुराल वालों के बारे में जानना चाहा, पर मेरे चेहरे के भावों से शायद समझ गई थी कि मैं उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करती। कृति ने मेरे करीब आने की कोशिश भी की थी। लाइए दीदी, मैं आपका सिर दबा दूं। तब तक कृति को ढूंढते हुए भैया आ गए थे। तुम यहां हो? मैं कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें। कृति शर्मा उठी। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं ठीक हूं। मैं चिढ़ उठी। कृति चली गई। मैं सोचती रही, भैया के साथ बिताए लड़ने झगड़ने रूठने मनाने वाले गुजरे पल, पता नहीं मैं सही थी या गलत। मां ने अपनी अलमारी से निकालकर एक अंगूठी कृति को दी और एक मुझे, पर मुझे कृति वाली अंगूठी पसंद थी। मैंने कहा, मुझे वो अंगूठी पसंद है मां। कृति ने झट उतार कर मुझे पहनाई, पर दूसरी अंगूठी कृति की उंगली में ज्यादा ढीली थी। मां ने कहा, तू उसे ही रख ले, बाद में दूसरी बनवा दूंगी। भैया ने भी हां में हां मिलाई। मैं अपमानित हो उठी। अगले दिन मैंने विनय को फोन करके बुलाया तो पता चला कि वे काम के सिलसिले में बाहर थे। हफ्ते भर बाद वापस आने वाले थे। मैंने मां से कहा, मैं जा रही हूं। मां दंग रह गई। अरे अभी क्यों जाएगी? विनय आ जाएंगे तब जाना। नहीं मां, शशांक की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। कृति ने सुना तो दौड़ी आई। दीदी, अभी क्यों जाओगी मुझे अकेला छोड़कर? क्यों, भैया है ना तुम्हारे पास? मेरे लहजे में व्यंग्य उतर आया। वह मेरा मतलब नहीं समझ पाई। पहली बार मैं मायके से दुखी होकर वापस आई। मुझे लग रहा था कृति के आने के बाद मायके में अब मेरा महत्व नहीं था। हर तरफ कृति ही कृति। कितना प्यार सम्मान मिल रहा था उसे। और कृति ने भी तो कैसे आते ही सबका दिल जीत लिया। शुष्क और रूखे स्वभाव के पापा कृति के आने के बाद कैसे मुखर और हंसमुख हो गए थे। जरा भी शांत होते तो कृति पीछे ही पड़ जाती। पापा, क्या बात है, मुझसे कोई गलती हो गई? पापा हंस पड़ते और मां के तो आगे पीछे लगी रहती। मुझे ख्याल आया, मैंने अपने ससुराल में कभी भी विनय के पापा से कोई बात नहीं की और ना ही मां के साथ घुली मिली। तो क्या ससुराल वालों से दूरी की जिम्मेदार मैं स्वयं थी? विनय के लौट कर आते ही मैंने ससुराल जाने की इच्छा जाहिर की तो विनय हैरान रह गए। ससुराल में सासू मां ने मेरा खुश होकर स्वागत किया। मैं भी पहली बार उनके गले लगी। शशांक भी खुश था दादी दादा के साथ। एक हफ्ते में मैं वहां रही पूरे दिल से।
सबसे घुल मिल गई। विनय के पापा को पहली बार जाना। वे बहुत अच्छे और हंसमुख थे। पहले कभी किसी को जानना ही नहीं चाहा था, और जब जाना तो लगा अब तक इनसे क्यों दूर थी मैं। अब तो सब मेरे आगे पीछे घूमने लगे। वापस आने लगी तो सासू मां ने रोते हुए गले लगा लिया। जल्दी आना बेटा। जी मम्मी जी। मेरा मन भर आया। अब मैं मायके कम ही जाती, कभी कभी ससुराल जाती, पर ससुराल में अब मैं रानी थी। माँ और पापा ने मुझसे मिलने, कृति को कुछ प्रॉब्लम थी इसीलिए भैया नहीं आ पाए बहुत दिनों से। मुझे मायके गए पूरा 1 साल हो गया, जबकि पहले हर दूसरे महीने चक्कर लगा लेती थी। अब पूरे साल नहीं गई तो विनय ने 2-3 बार टोका भी। मैं कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देती। भैया फोन करके बुलाते तो उनसे भी कोई न कोई बहाना बना देती। आज दूसरा रक्षाबंधन था। जब मैं मायके नहीं गई, मुझे सब कुछ बेमानी सा लग रहा था। आंखों में आंसू बार बार आ रहे थे। क्या ये वही भैया हैं जो मेरे बिना रह नहीं पाते थे, और आज इतना बड़ा त्योहार है? भैया सब कुछ भूल गए। पिछले 3 दिनों से मैंने अपना फोन बंद रखा था कि देखूं मेरे किसी को कितनी फिक्र है, पर अगर होती तो मां, पापा या भैया मुझे लेने जरूर आए होते। विनय किसी काम से गए थे। शशांक सो रहा था और मैं खुद को आंसुओं में डुबो रही थी। चाहे कितनी भी कठोर बनने की कोशिश मैंने की, पर क्या सफल रही? नहीं। आज सब्र का बांध टूट रहा था। क्यों मुझे भूल गए भैया? क्या भाभी के आ जाने से बहन की जगह समाप्त हो गई? आज मैं अपनी चुप्पी तोड़ूंगी, पूछूंगी सबसे, आखिर ऐसा क्यों? मैंने आंसू पोंछे, तभी बेल बजी। शायद विनय आ गए थे। चेहरे पर नकली मुस्कुराहट ओढ़कर मैंने दरवाजा खोला, पर यह क्या? सामने कृति और भैया खड़े थे मुस्कुराते हुए। मैं हड़बड़ा उठी। अंदर घुसते ही भैया ने मुझे एक चपत लगाई और बाल खींचते हुए बोले, आ नहीं सकती थी? मुझे परेशान किया। मेरा बांध टूट चुका। मैं उनके सीने से लगकर फपक पड़ी और रोने लगी। कृति शशांक को उठा रही थी। बता, अब तक क्यों नहीं आई? वरना एक और दूंगा। भैया की आंखों में आंसू थे। बस भैया, मुझे लगा अब किसी को मेरी जरूरत नहीं। पगली, रिश्ते क्या जरूरतों से चलते हैं? ये सब कब से सोचने लगी तू? हम तेरे, घर तेरा, फिर हम अलग कब हो गए? तू ही तो चाहती थी भाभी आ जाए, फिर क्या? कृति भी आकर लिपट गई। दीदी, घर आपका, हम आपके, आपने क्या क्या सोच लिया? आपको क्या लगा हम आपके बिना खुश रह सकते हैं? नए रिश्ते जुड़ने से पुराने रिश्ते कभी टूटा नहीं करते। कृति रो रही थी। मैं शर्मिंदगी से गड़ गई। चल जल्दी राखी बांध और अपना सामान भी, हम तुझे लेने आए हैं। पर भैया, परवर कुछ नहीं, इतने दिनों से नहीं आई तो खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। दीदी, मैं तो बस ये चाहती थी कि ये घर तो आपका है ही, पर आप अपने ससुराल को भी अपना घर समझो, इसीलिए हमने थोड़ा सा नाटक किया था। जैसा मान सम्मान प्यार मैं आपसे पा रही हूं, आप भी अपने ससुराल में पाओ। अब हो ना आप दोनों घर की रानी। मैं लपक कर कृति के गले लग गई। थैंक्स कृति, सच कह रही हो। अब सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, ससुराल में भी और मायके में भी। मैं उत्साहित होकर अपना सामान बांधने लगी। कृति जल्दी जल्दी काम कर रही थी। मेरा महत्व है, तभी तो आज के दिन कृति अपना मायका छोड़कर मुझे मनाने आई है। विनय भी आ चुके थे। वे मुझे देखकर मुस्कुरा दिए। वनिता, अगस्त 2019, पृष्ठ संख्या 88 से ये कहानी हमने ली है और इसका प्रकाशन ब्रेल पत्रिका नयन रश्मि में हुआ था। तो दोस्तों,
आज के ऑडियो पॉडकास्ट में बस इतना ही। ये थी कहानी हम तेरे घर तेरा। लेखिका सीमा श्रीवास्तव भाव्या और वाचन स्वर अरुण पंचारिया, ध्वनि संपादन स्वरूप हल्दर का था। तो अब अपने दोस्त अरुण पंचारिया को दीजिएगा अनुमति। नमस्कार।